हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवाब रब्बानी और आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर 4। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो है डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, उसको जानते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन LHS एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इन RHS इज़ नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसके LHS में कोई फिज़िकल क्वांटिटी होगा और RHS में उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, वही इक्वेशन क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। सिंपल किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिखते हो तो वो तो ऑटोमेटिकली वो डायमेंशनल इक्वेशन ही होता है। जैसे आपने मोमेंटम का डायमेंशन लिखा तो उसके LHS में मोमेंटम लिखा हुआ है और उसके RHS में क्या है? उसका डायमेंशन MLT-1। उसी तरह फोर्स का डायमेंशन अगर लिखा हुआ है तो LHS में फोर्स और RHS में उसका डायमेंशन लिखा हुआ है MLT-2। उसी तरह एनर्जी अगर है LHS में तो RHS में उसका डायमेंशन है ML2T-2। दिस इज़ कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर? तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये है समघातता का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हो समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत अगर आप हिंदी जानना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? वो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे कोई डायमेंशनल इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसा जैसे ये डायमेंशनल इक्वेशन लिखा हुआ है m पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर z LHS में, और RHS में m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर c। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है तो आपको क्या करना है? सिर्फ पावर को इक्वेट कर देना है। देन क्या होगा? x क्या होगा? रेस्पेक्टिव क्वांटिटी का पावर इक्वेट कर सकते हो। जैसे मास पे x है, मास पे a है तो x इज इक्वल टू a, l पे y है तो l पे b है, लेंथ पे तो y इज इक्वल टू b। उसी तरह t पे z है तो t पे c तो z इज इक्वल टू c। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है डायमेंशनल इक्वेशन, इसके LHS में m पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर z है, और RHS में क्या है? m पे पावर -a प्लस b प्लस c, l पे पावर c प्लस a, t पे पावर -b प्लस c, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना है? रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी का पावर बराबर कर देना है। ठीक है, तो एकदम आसान तो है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a प्लस b प्लस c पहला इक्वेशन बना, y इज इक्वल टू c प्लस a दूसरा इक्वेशन बना, z इज इक्वल टू -b प्लस c तीसरा इक्वेशन बना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशंस डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब यूज़। डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसका पहला यूज़ है टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करना है तो डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ आएगा। तो पहला एग्जांपल आप देखो यहाँ पर, जैसे मोमेंटम का डायमेंशन आपको पता है MLT-1, तो इसका यूनिट आप लिख सकते हो। इस चीज़ को देख के यूनिट लिख सकते हो MLT-1 को। ऐसा यूनिट कैसे लिखना? m यानी मास के लिए kg, l यानी लेंथ के लिए मीटर, और t यानी टाइम के लिए सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसी तरह CGS यूनिट क्या लिख सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है तो उसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरह आप फोर्स का भी डायमेंशनल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका आप क्या लिख सकते हो? SI यूनिट। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? फोर्स का MLT-2, तो आप SI यूनिट कैसे लिखना? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS यूनिट क्या लिखना? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अलग बात है कि इस चीज़ को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन भी बोलते हैं। ये भी है। एक और चीज़ है यहाँ पर, एनर्जी का अगर डायमेंशनल इक्वेशन आपको पता है तो इसका भी यूनिट लिख सकते हो देख के। जैसे SI यूनिट क्या लिखना?
mL/t-2 यानी m के लिए kg, L2 के लिए मीटर स्क्वायर, t-2 के लिए पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ये अलग बात है कि इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल भी बोलते हैं और इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग अर्ग भी बोलते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको पहला यूज़ इसका डायमेंशनल इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। पहला एप्लीकेशन क्या है? सिंपल हम यूनिट किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के हेल्प से हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में जितना सारा भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन बताया वहाँ पर हमने डायमेंशन देख के भी यूनिट लिखा था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, पहले ये चीज़ बताया हुआ है। आई थिंक क्लियर। तो डायमेंशनल इक्वेशन का पहला यूज़ ये है। अब हम लोग सेकेंड यूज़ डायमेंशनल इक्वेशन का देखते हैं। टू वेरीफाई एनी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसको वेरीफाई, उसको चेक करने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं अब इसको समझते हैं। जैसे वेरीफाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको वेरीफाई करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सही इक्वेशन है या नहीं। जहाँ पर सिम्बॉल जो है उसका अपना मीनिंग है, यूजुअली जो यूजुअल मीनिंग है वही है। तो v जो होता है वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है? एक्सेलरेशन, t टाइम, ये तो सबको पता है। अब आपको ये चेक करना है कि ये फिज़िकल क्वांटिटी जो है, नहीं सॉरी, ये फिज़िकल इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं इक्वेशन क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको चेक करना है कि ये सही इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा एक चीज़, कभी भी अगर आपको किसी फिज़िकल इक्वेशन को वेरीफाई करना है तो एक चीज़ याद रखो, उस फिज़िकल इक्वेशन में जितना भी टर्म है सबका डायमेंशन अगर सेम हो गया देन द गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन इज सेम देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी करेक्ट। जितना भी टर्म उस फिजिकल इक्वेशन में दिया हुआ है उस सारे टर्म का डायमेंशन अगर सेम हो जाए तब क्या कहलाएगा? वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट कहलाएगा। तो हम लोग ये चीज़ चेक करके देख लेते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं। यहाँ पर देखिए आप, चूँकि इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो आपको पता है v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। अब देखो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इनिशियल हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन होगा LT-1। अब AT तीसरा टर्म है, AT क्या है? तीसरा टर्म। इस फिजिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है वो देखो। इस फिजिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो 3 टर्म है, V, U और AT। ठीक है, अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम हो गया देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी करेक्ट। तो देखते हैं दो टर्म का तो डायमेंशन सेम हो गया है, तीसरा टर्म देखते हैं इसका डायमेंशन सेम है या नहीं। तो इसमें a और t है, तो a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है LT-2 और t का डायमेंशन कैपिटल T, तो बचा क्या? LT-1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि तीनों का डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। तीनों टर्म का डायमेंशन सेम हो गया। इसका मतलब गिवन इक्वेशन जो ये वाला जो इक्वेशन दिया गया है ये वाला, वो क्या है? करेक्ट है। दिस इज करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है।
वैसे भी आप देखो दो टर्म अगर ऐड हो रहा है तो उसका डायमेंशन तो सेम होना ही होगा। जैसे अगर ये वेलोसिटी है तो LHS में अगर वेलोसिटी है तो RHS में ये भी क्या होगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम वेलोसिटी से ही ऐड करेंगे ना, तो AT का जो डायमेंशन होगा उसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, और U का भी डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी तो है ही इनिशियल वेलोसिटी, और V सारे का डायमेंशन क्या होना होगा। अगर कोई भी चीज़ प्लस या माइनस हो रहा है तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ना होगा, प्लस या माइनस, ठीक है। अब वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड करेंगे ना, अगर बोलेंगे दो वेलोसिटी ऐड करना है, 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम वेलोसिटी को फोर्स से ऐड कर दें। वेलोसिटी का यूनिट होता है 5 मीटर पर सेकंड, और बोलना 10 न्यूटन को ऐड कर दो तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस 10 न्यूटन, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सोचो अगर आपके पास 3 एप्पल है और 2 एप्पल अलग से है, तभी आप बोल सकते हो 5 एप्पल। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि 3 एप्पल है और 2 मैंगो है और आप बोल दो कि 5 एप्पल है या 5 मैंगो है। ये बोलना सही नहीं होगा। तो हमेशा हम सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, एप्पल को एप्पल के साथ, मैंगो को मैंगो के साथ। ऐसा तो नहीं है कि हम एप्पल को और मैंगो को ऐड करके 5 एप्पल या 5 मैंगो बोल दें। 3 एप्पल 2 मैंगो को हम क्या बोल दें, 5 एप्पल, ऐसा तो बोल नहीं सकते। या 3 एप्पल या 2 मैंगो को हम क्या बोल दें, 5 मैंगो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो हम हमेशा सेम कोई भी दो टर्म के बीच में अगर एडिशन है, इसका मतलब उस टर्म का क्या है, डायमेंशन क्या होना है, सेम होना है। तो पहला फिजिकल इक्वेशन जो हमने देखा v = u + at, उसमें सारे टर्म v, u और at तीनों टर्म का डायमेंशन सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चेक करना है, वेरीफाई v² = u² + 2at। तो इसको भी हम उसी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, v² = u² + 2at। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहला टर्म ये है v², दूसरा टर्म u² है और तीसरा टर्म है 2at। तो देख लेते हैं, अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम हो गया तो बोलेंगे सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो v² का डायमेंशन देखते हैं। v का मतलब LT-1, v का मतलब क्या होगा, LT-1 और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L2T-2, ठीक है, L2T-2। अब देखो आप दूसरा क्या है, ये v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन रखे। उसी तरह u² का डायमेंशन देख लेते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, इसका स्क्वायर कर दो, चूँकि u² है तो ये क्या हो जाएगा, L2T-2, ये भी सही हो गया। अब देखो 2at का डायमेंशन देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 इज़ द नंबर, और नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। कोई भी नंबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो सब क्या है, डायमेंशनलेस है। उसी तरह एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है। साइन, कॉस, टेन, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है। तो 2 यहाँ पर डायमेंशनलेस है। ए और टी का डायमेंशन देखते हैं क्या होगा, a इंटू टी का डायमेंशन क्या होगा। तो ए के लिए तो डायमेंशन होगा LT-2, ठीक है। ए के लिए क्या होगा डायमेंशन, LT-2, और टी है ए के लिए तो LT-2 और ये टी के लिए कैपिटल टी। तो बचा क्या, LT-1,
तो आप क्या देख रहे हो फाइनली, आप ये देख रहे हो कि दो इसका और ये इसका डायमेंशन तो सेम हो गया, बट ये डायमेंशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और अब जितना भी टर्म है इसका और इसका डायमेंशन तो सेम हो गया और इसका डायमेंशन अलग हो गया, यानी सारे टर्म का डायमेंशन सेम नहीं हुआ, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये इनकरेक्ट क्यों है। उसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, दो टर्म का डायमेंशन तो सेम हो गया था, तीसरे का डायमेंशन सेम नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, गिवन इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अब इसका जो डायमेंशन है वही इसका होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन या माइनस का साइन है। हम किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सेम फिजिकल क्वांटिटी को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन कुछ और निकल रहा है और इसका डायमेंशन कुछ और निकल रहा है, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, गलत है। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 AT स्क्वायर। इस चीज़ को वेरीफाई करना है, वेयर द सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यहाँ पर s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, ये सब तो वेल नोन है, a एक्सेलरेशन और t टाइम ये तो वेल नोन है। तो यहाँ पर चेक करना होगा कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं जितना भी टर्म है, देखते हैं इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 AT स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आप लिख दो l, यू टी का डायमेंशन लिख दो, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी या तो वेलोसिटी, और t टाइम तो इंटू t कर दो, तो और ये भी क्या आ गया l। उसी तरह जो तीसरा टर्म है 1/3 AT स्क्वायर, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1/3 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, सो इट इज़ डायमेंशनलेस। एक इज़ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का आप डायमेंशन लिख सकते हो LT-2, और टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या लिख सकते हो, T2, यानी T-2 T2 कैंसिल हो के क्या बचेगा, L। तो आप यहाँ पर देखो कि कि ये और ये तीनों टर्म का डायमेंशन सेम हो गया है। तो क्या गिवन इक्वेशन सही है, एक बड़ा सवाल। सारे टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, L ही आ रहा है, तो क्या गिवन इक्वेशन सही है। गिवन इक्वेशन जो डायमेंशनली सही है, गिवन इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली सही है, बट फिजिकली क्या है, गलत है। क्योंकि हमने कहीं पर ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ही नहीं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 AT स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है ही नहीं। हमने पढ़ा क्या हुआ है, s इज इक्वल टू, हमने पढ़ा क्या हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ा हुआ है। तो 1/3 AT स्क्वायर जो हो गया वो क्या हो गया, वो फिजिकली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वो क्या हो गया, फिजिकली इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो आप, बट द करेक्ट इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको ओवरऑल याद क्या रखना है, रिमार्क्स में आपको याद रखने वाली बात ये है कि कोई अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ना, तो वो करेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी
A dimensionally correct equation may or may not be correct, but a dimensionally incorrect equation always incorrect. बट अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी. तो डायमेंशनल इक्वेशन का हमने दूसरा यूज़ देख लिया. पहला यूज़ क्या था, टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा यूज़ क्या था, टू वेरीफाई एनी फिजिकल इक्वेशन. ठीक है. एंड द थर्ड एंड लास्ट यूज़ क्या है, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन का. ठीक है. तो वो कैसे करते हैं आप इस चीज़ को समझेंगे. पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है, इस यूज़ का पहला एग्जांपल, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है डायमेंशनल मेथड के हेल्प से. ठीक है. बाय डायमेंशनल मेथड हमको फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन. क्लियर. तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है. सेंट्रीपिटल फोर्स को पहले समझेंगे कि होता क्या है. सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, नेसेसरी फोर्स होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन. जैसे देखो आप किसी सपोर्ट में धागा बांधो और उससे एक बॉडी अटैच कर दो, तो इस धागा को इस सपोर्ट के चारों तरफ इस बॉडी को इस सपोर्ट के चारों तरफ घुमाओ. जैसे ये घूमेगा तो धागे में क्या होगा, एक धागा तो तना हुआ होगा ना, यानी उसमें टेंशन होगा. धागे में क्या होगा, टेंशन. और टेंशन देखो आप किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है. तो यही टेंशन जो है ना, टेंशन जो लग रहा है वही इस बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन करने के लिए. यानी सर्कुलर मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमको किससे मिल रहा है, इसी टेंशन फोर्स से जो धागा में लग रहा है. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इतना समझना है सिंपल कि ये सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स है. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगे तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा. क्लियर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेसेसरी फोर्स है सर्कुलर मोशन के लिए. उसका एक लाइव एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप किसी टर्न पे, कोई टर्न रोड है ऐसे. ठीक है. तो टर्न रोड है, आप आए हो साइकिल से, अगर आ रहे हो आप, इस टर्न ले रहे हो, तो क्या साइकिल को आप स्ट्रेट रख के टर्न ले पाना, बिल्कुल नहीं. आपका साइकिल जो होगा उसका सिचुएशन क्या हो जाएगा, वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा. जैसे ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज द वर्टिकल लाइन. तो आपका जो साइकिल होगा वो कुछ ऐसा बना लेगा. टर्निंग पे आप कितना भी चाहना साइकिल को स्ट्रेट रख के आप टर्न ले लो, पॉसिबल ही नहीं है. तो साइकिल क्या होगा, वर्टिकल से साइकिल क्या होगा, वर्टिकल से साइकिल कुछ ना कुछ एंगल क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. और ये जो बेंड होगा इधर इस साइड, वो एक्चुअल में इस सर्कुलर टर्न के क्या, सेंटर की तरफ बेंड होगा. तो सर्कुलर टर्न के सेंटर की तरफ जो फोर्स इसको लग रहा है ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है. ठीक है. ये वर्टिकल से क्या हो जाता है, साइकिल क्या होता है, स्ट्रेट तो रह नहीं पाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा. और ये जो टेढ़ा होगा किसकी वजह से,
सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। यही सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर मोशन के लिए क्या है, नेसेसरी है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है कि आपको इतना सा पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके वेलोसिटी पे, और जिस सर्कुलर पाथ पे वो चल रहा है ना बॉडी, उसके सर्कुलर पाथ के रेडियस पे। अब ये पता नहीं है कि वो कितने कितने पावर से डिपेंड करता है, तो इसलिए मास पे पावर ए दे दो, वेलोसिटी पे पावर बी, रेडियस पे पावर सी दे दो। अब आप क्या करो, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना, तो एक कांस्टेंट लाना, तो क्या हो जाएगा, के मास पे पावर ए, वेलोसिटी पे पावर बी, रेडियस पे पावर सी, यही होगा। अब इस इक्वेशन को आप क्या मान लो, इस इक्वेशन को आप मान लो स्टार। इस इक्वेशन को क्या मान लिया, स्टार। अब क्या करो, आप डायमेंशन ले लो बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन के दोनों साइड क्या ले लो, डायमेंशन ले लो। तो इधर ये Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर भी आप डायमेंशन लेना और इधर भी आप डायमेंशन लेना, के एम ए वी बी आर सी, इधर भी आप डायमेंशन लेना। अब आप देखो LHS में तो ये Fc है, Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है MLT-2, तो LHS में ये हो गया फोर्स। अब आप देखो RHS में ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन मत लिखो, आप सिर्फ किसका डायमेंशन लिखो, इस मास का। ये मास है तो मास का डायमेंशन कैपिटल M पे पावर A। ये V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 पे पावर B। और R क्या है, रेडियस, रेडियस इज लेंथ, लेंथ पे पावर C। अब आप इसको ऐसे कर दो। ये स्टेप तक आपका क्लियर है, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे हो यहाँ तक। इसके बाद हमको क्या करना होगा, इस पेज को मिटाना होगा। अब फिर से इससे आगे हम फर्दर इसको इरेज करके सॉल्व करेंगे हम लोग। चूँकि मोबाइल का स्क्रीन क्या होता है, बहुत छोटा होता है और इस पे ही हमको बताना है, तो हमको इसको क्या करना होगा, हटाना होगा यहाँ से। आप देखो इस चीज़ को अब आप देखते हैं कि फाइनली देखो आप यहाँ पर क्या था, LHS में क्या था, फाइनली देखो यहाँ पर LHS में क्या था, MLT-2 और RHS में क्या था, M पे पावर A, LT-1 पे पावर LT-1 पे पावर B और L पे पावर C। तो यहाँ से आपको पता चला M पे पावर 1, L पे पावर 1, T पे पावर -2, ये होगा। अब देखो आप M पे पावर A, L पे पावर B प्लस C और T पे पावर क्या हो जाएगा, -B, ये हो जाएगा। अब आप देखो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे, ठीक है। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से आप देखो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये पहला इक्वेशन आ गया। B प्लस सी इज इक्वल टू B क्या होगा, 1, L पे पावर 1, L पे पावर B प्लस सी। उसी तरह ये तो दूसरा इक्वेशन आ गया। उसी तरह आप देखो
माइनस बी इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ से b इज इक्वल टू 2 आ गया। ये तीसरा इक्वेशन था, तीसरे के इक्वेशन के रूप से क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिला, a इज इक्वल टू 1, ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या था, b इज इक्वल टू क्या आया था, 2 आ गया था। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन क्या था, अब देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर b की जगह पे 2 रखो, c की, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, तो a प्लस बी, ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया। अब इसको नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन स्टार, अब क्या करो, नाउ यूज a b एंड c इन स्टार, स्टार में जो इक्वेशन आया है वहाँ पे यूज़ करो। जैसा कि आपको पता है स्टार इक्वेशन में क्या निकला हुआ था, फोर्स सी इज, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, KMAVBRC। तो आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन जो हो जाएगा, K मास पे पावर A, यानी A क्या था 1, V क्या था, V पे पावर B का वैल्यू कितना आया था 2, और R क्या था C का वैल्यू कितना आया था -1। तो फाइनली जो आया FC जो आ गया वो क्या आ गया, KMV²/R। तो यही क्या है, यही आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक्सप्रेशन है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये किस मेथड से हमने फाइंड आउट किया है, ये हमने मेथड से फाइंड आउट किया है, डायमेंशनल इक्वेशन वाले मेथड से फाइंड आउट किया है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। और ये चीज़ हमने, जो प्रोसेस हमने आपको 2-3 पेज में बताया है, वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक सेम प्रोसेस के साथ किया हुआ है। सबसे पहले हमको डिपेंडेंस पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, वो चीज़ हमने किया। फिर अगले इक्वेशन को स्टार माना, फिर डायमेंशन लिया, उसके बाद हम सॉल्व करते हुए आए। उसके बाद हमने a का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू निकाला, c का वैल्यू निकाला, फिर a b c के वैल्यू को फिर से फाइनली हम किस में यूज़ कर दिए, स्टार इक्वेशन में। स्टार इक्वेशन में यूज़ करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनल इक्वेशन क्या आया, KMV²/R। चूँकि आपको डायमेंशनल मेथड से बोला है फाइंड आउट करने, तो यहाँ तक करके आपको छोड़ देना है। आपको ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यहाँ पर इस पेज में है ही, इसमें तो किया हुआ है। आप क्या करना, पॉज करना और इस चीज़ को नोट कर लेना। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बाय डायमेंशनल मेथड। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। सिंपल पेंडुलम तो कुछ ऐसा ही होता है। मान लो ये L लेंथ के किसी धागे से अटैच है, M मास का कोई बॉडी, M मास का कोई स्फेरिकल बॉडी जिसको आप बोलते हैं बॉब। इस स्फेरिकल बॉडी का मास M है और ये जिस धागे से अटैच है उसका लेंथ L है। तो आप क्या करो, किसी भी सेलिंग या रूफ में फिक्स कर दो धागे को और किसी M मास के बॉब को, किसी भी मास के बॉब को उससे लटका दो। तो वो जैसे ही लटकेगा किसी धागे से, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, mg। चूँकि फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मास इनटू a की जगह पे एक्सेलरेशन है ना, तो इस a की जगह पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूज़ कर देना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, mg। तो mg इस पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर से इसको क्या करना, थोड़ा सा वेलोसिटी देना। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इधर जाएगा,
इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इस टाइप का ऑसिलेशन इसका होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आपको क्वांटिटी सब दिख रहा है, एक तो मास दिख रहा है, एक धागे का लेंथ दिख रहा है, दूसरी चीज़ mg दिख रहा है, जिसमें m तो पहले ही बता चुके हैं, g दिख रहा है। तो ओवरऑल आपको इतना सा बात तो समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी धागा l, धागे की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी चीज़ लैंग्वेज को हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, t इज़ प्रोपोर्शनल टू m l g। अब कितने पावर से डिपेंड करता है ये पता नहीं होता, इसलिए हमने मास पे पावर a, l पे पावर b और g पे पावर c दे दिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया और एक कांस्टेंट लाया k, और मास पे पावर a, l पे पावर b, g पे पावर c एज इट इज़ रहने दिया, और इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, स्टार। ठीक है, अब सेम प्रोसेस करते हुए हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या, कैपिटल वाला ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट इधर भी लिया हमने और इधर भी लिया, और इसी चीज़ को आगे हमने सॉल्व किया। तो t का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ टाइम, टाइम का डायमेंशन m0 l0 t पे पावर 1। k इज़ द डायमेंशनलेस, तो m पे a, l पे b, और g पे पावर, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो l t माइनस 2 पे पावर c, यानी m0 l0 t पे पावर 1, m पे पावर a, l पे पावर यहाँ पर b है और यहाँ पर l पे पावर c, तो l पे पावर क्या हो गया b प्लस c, और t पे पावर यहाँ पर माइनस 2 और उस पे पावर c है, तो t पे पावर माइनस 2c। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी से हम सेम क्वांटिटी पे पावर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो मास पे पावर a है और यहाँ मास पे पावर 0, तो a का वैल्यू तो 0 वैसे ही आ गया। उसी तरह आप देखो l पे पावर b प्लस c है और यहाँ पे l पे पावर 0 है, तो b प्लस c पे पावर 0 तो वैसे ही आ गया। उसी तरह यहाँ पर माइनस 2c है t पे पावर और यहाँ पर 1, तो आप देखो यहाँ पर माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, c इज इक्वल टू माइनस हाफ, a इज इक्वल टू 0। अब देखो a और c पता है, तो a और c जैसे ही पता है, b का वैल्यू रह गया पता करने को, तो इक्वेशन 2 से आप क्या करो, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस सी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी, सी का वैल्यू माइनस हाफ, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो हमारे पास a का भी वैल्यू है, b का भी वैल्यू है और c का भी वैल्यू है। इन सारी वैल्यूज़ को, इन सारे वैल्यूज़ को हमको कहाँ पर यूज़ करना है, स्टार में यूज़ करना है, ला के पुट कर देना है। तो आप पुट करके देख लो, वही पुट किया गया, t इज फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार हमने t इज इक्वल टू k m पे पावर a यानी 0, l पे पावर b यानी हाफ, और g पे पावर c यानी माइनस हाफ यूज़ किया। ठीक है, तो फाइनली जो आया t इज इक्वल टू k m पे पावर a यानी 0, a का वैल्यू 0 आया था ना। उसी तरह l पे पावर b यानी हाफ आया, और g पे पावर c यानी माइनस हाफ आया। हम लेके चले थे कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पे डिपेंड करता है, बट मास पे पावर 0 आ गया, इट मीन्स मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो t का जो फाइनल इक्वेशन आया k l पे पावर हाफ है और g पे पावर माइनस हाफ है, तो g नीचे आ जाएगा, g पे पावर हाफ, यानी k रूट l हो जाएगा ऊपर में, किसी भी चीज़ पे पावर हाफ का मतलब रूट l, नीचे में भी क्या हो जाएगा, रूट g। तो ओवरऑल जो t हो जाएगा k अंडर रूट, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो होल कंप्लीट रूट दे दो l बाई जी, तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। यही क्या आ जाएगा,
किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, इसका मतलब टी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज़ यही चीज़ आपको लास्ट लाइन में दिख रहा है, k/√L/g। ये फाइनल एक्सप्रेशन था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। ठीक है, ड्रॉबैक को ही क्या आप बोल सकते हो, लिमिटेशन या ड्रॉबैक। मीनिंग तो यही होता है कि इसका लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल मेथड का, या डायमेंशनल मेथड से हम क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ एनी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन एनी फिजिकल इक्वेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो आपने पढ़ा हुआ होगा, ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r²। ये दो मासेस के बीच ये फॉर्मूला होता है, दो मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जब दो मास m1 और m2 कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। तो यहाँ पर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, बट ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम डायमेंशनल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ये कैसा वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ओके, अब हम लोग दूसरा लिमिटेशन देखते हैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 अननोन वेरिएबल्स। 3 अननोन वेरिएबल से ज़्यादा पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, तब उसका एक्सप्रेशन हम इस डायमेंशनल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, क्या, Kmv²/r। तो हमको क्या पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो डिपेंड कर रहा था किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे और सर्कुलर पाथ के रेडियस पे। ठीक है, अब कोई चौथा क्वांटिटी होता है जिस पे ये डिपेंड करता, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन डायमेंशनल मेथड से नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर 3 ही क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग फाइंड आउट कर पाए। किसी चौथे पे भी डिपेंड अगर करता तो हम लोग इस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं कर पाते बाय डायमेंशनल मेथड। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। डायमेंशनल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव इक्वेशन इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कोई ऐसा फिजिकल इक्वेशन जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला था k/√L/g, तो इसमें तो कोई प्लस के साथ कुछ और यहाँ पर है नहीं, इसलिए चूंकि प्लस माइनस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम डायमेंशनल मेथड से इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर पाए। बाय द वे, कोई भी फिजिकल इक्वेशन जिसमें प्लस या माइनस इन्वॉल्व हो, वैसे फिजिकल इक्वेशन को हम लोग बाय डायमेंशनल मेथड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये वाला पॉइंट यही कह रहा है। आई थिंक 3 लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा लिमिटेशन क्या है कि इक्वेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। कोई भी फिजिकल इक्वेशन जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक फंक्शन ETC अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो हम डायमेंशनल मेथड से उस फिजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट, ये चारों लिमिटेशन क्लियर होगा।
तो ये चारों लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ डायमेंशनल मेथड से नहीं किया जा सकता है या फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और इसको कॉपी में नोट कर लेना है, नोट्स में अपने। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे।